अपने इन हरे भरे पहाड़ों से दूर लद्दाख राइड से वापसी हम लोग पहुंचते हैं कुल्लू हिमाचल प्रदेश मोनुदा के पास। तो चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ सामने पर है मोनुदा का रूम, यहाँ पे लगी हैं हमारी बाइकें और जस्ट यहीं पे है व्यास नदी जो ये आ रही है ना, ये व्यास नदी है, वो कुल्लू मनाली हाईवे है बाईपास। तो कल हम लोग मोनुदा के यहीं रुक गए थे और सुबह अभी लगभग 5:30 पौने 6 हो रहा होगा और सामान भी हमने गाड़ी में बांध लिया है। अब एक बार मोनुदा और भाभी से मिलते हैं, फिर उसके बाद सीधे निकलते हैं। और आज मौसम भी ख़राब हो रहा है, तो ज़्यादा मौसम ख़राब हो उससे पहले ही निकल जाते हैं। चल रहे हैं, बहुत अच्छा लगा साथ रह के कल। चले फिर दाई, बाय। ओके, जय हिंद। जय हिंद कैप्टन, जल्दी मिलेंगे। ठीक है मोनुदा, बाय बाय। ओके जी, मैसेज करना। हाँ पहुँच के। ठीक है। तो चलिए जी, मोनुदा से विदा लेने के बाद हम रवाना हो गए हैं देहरादून के लिए। आज हमारी घर वापसी है और आज हम देहरादून रुकेंगे। इस पूरे लद्दाख रोड ट्रिप का आज दूसरा ऐसा दिन था जब मौसम खराब हो रहा था। बाकी आज ये लद्दाख रोड ट्रिप का आखिरी ब्लॉग रहने वाला है जिसमें हम लोग घर तक पहुंचेंगे। तो आज के इस ब्लॉग में हम लोग ये भी बात करेंगे कि हमारा टोटल खर्चा कितना आया था और हम लोग कब, कहाँ से और कैसे निकले थे। ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों से साझा करेंगे। बाकी जैसे जैसे हम आगे को बढ़ रहे थे मौसम भी जो है वैसे वैसे ख़राब होते जा रहा था। कुछ किलोमीटर आगे बढ़े ही थे कि बारिश की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। हिमाचल प्रदेश भी हमारे उत्तराखंड की तरह एक पर्वतीय राज्य है। चूंकि मैं पहाड़ी हूँ तो मुझे पर्सनली ये पहाड़ और ये हरे भरे पेड़ पौधे बेहद पसंद है। इस सफ़र में हमें बहुत सारे भूमिगत मोटर मार्ग देखने को मिले। कुछ काफ़ी पुराने हैं तो कुछ नए बने हुए हैं, जिनकी बदौलत हमारा ये रास्ता काफ़ी शॉर्ट पड़ जा रहा था। तारीफ के हकदार तो वो कारगर कारीगर हैं जिन्होंने इस हिमालय की घाटी वाले क्षेत्र में भी चट्टानों को काटकर भूमिगत मोटर मार्ग और इतनी चौड़ी रोड का निर्माण किया है। यहाँ पर से एक सिंगल रोड जाती है, शायद हो सकता है ये पुरानी रोड हो मगर अब टनल बन गया है और टनल बनने की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड भी हो रखा है, मगर लोगों ने उसके रोकथाम के लिए भी जो है इंतजाम कर रखे हैं। किसी भी सफ़र में तरह तरह के बजट ट्रैवलर होते हैं। एक तो होता है हाई बजट ट्रैवलर, फिर आता है मीडियम बजट ट्रैवलर, फिर आता है लो बजट ट्रैवलर और उसके बाद आते हैं हम लोग बहुत ही कम बजट वाले। ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे पास प्रॉपर राइडिंग गियर्स नहीं थे, तो बारिश ज़्यादा होने की वजह से जैसे ही हम टनल के अंदर पहुँचते हैं तो तुरंत बाइक रोकते हैं और अपने रेनकोट निकालकर आगे का सफ़र फिर से शुरू करते हैं। मज़ेदार बात तो तब हुई जैसे ही हम टनल क्रॉस करके बाहर पहुंचे तो देखा इस साइड तो बारिश ही नहीं हो रही थी। खैर कोई नहीं, हम लोग स्लोली आगे को बढ़ते हैं। मौसम हालांकि आसमान में पूरे काले बादल लगे हुए थे, तो इस चक्कर में हमने जो है रेनकोट भी नहीं उतारा था कि कहीं अगर आगे से बारिश हो गई तो फिर वही सारा झमेला होगा। तो हम अपना सफ़र करते रहे। सफ़र जारी था और लगभग दिन के वक्त हम लोग बेहद साफ सुथरे और खूबसूरत से शहर चंडीगढ़ पहुंचते हैं। तो चलिए जी, अब समय है कि अपने लद्दाख रोड ट्रिप की कुछ जानकारियां आप लोगों से साझा करें। तो बात है 14 सितंबर की सुबह, जब गोपालदा और मैं अपने घर से निकलते हैं देहरादून के लिए, मगर किसी कारणवश जो है हम देहरादून ना पहुंचकर श्रीनगर गढ़वाल में ही अपना पहला स्टे करते हैं। और दूसरे दिन जब सुबह होती है तो हम लोग श्रीनगर गढ़वाल से देहरादून पहुंचते हैं, जहां पर थोड़ी बहुत हम शॉपिंग करते हैं। अगले दिन सुबह देहरादून में हमें मनीष भाई और उनके
साथी से भेंट होती है, जहां से हम आगे का सफ़र सुंदरनगर हिमाचल प्रदेश तक का करते हैं, जिसकी दूरी लगभग 307 किलोमीटर की है। सुंदरनगर हडिम्बा होम स्टे में स्टे करने के बाद अगले दिन सुबह हम आगे के लिए निकलते हैं। रास्ते में कुल्लू में मोनू भाई से मुलाकात होती है, कुछ समय मोनूदा के साथ बिताते हैं और दिन का खाना खाने के बाद हम लोग शाम के वक्त पहुंचते हैं सिसु। तो आज की दूरी हमने तय करी थी लगभग 164 किलोमीटर की। सिसु रोहतांग में अटल टनल के बाद आता है और अगले दिन का हमारा सफ़र सिसु से सरचू तक का रहता है, जिसकी दूरी लगभग 135 किलोमीटर की है। सरचू एक घाटी वाला बेहद ही खूबसूरत इलाका है। सरचू में स्टे करने के बाद जब अगली सुबह हम सफ़र की शुरुआत करते हैं तो बाहर देखने को मिलता है कि मौसम एकदम बिगड़ चुका था और ये हमारे सफ़र का वो पहला दिन था जिस दिन हमें मौसम ख़राब मिलता है। लगभग 10-11 बजे हम सरचू से निकलते हैं और आज हम दिन का खाना पांग में खाने के बाद देबरिंग में हम स्टे करते हैं। देबरिंग वो जगह है जहां से एक रोड तांगलंगला होते हुए सीधे लेह के लिए निकलती है, बाकी इसके अपोजिट में एक रोड हानले होते हुए उमलिंगला के लिए निकलती है। यहां से आप लोग चाहें तो हानले के लिए भी जा सकते हैं, आप लोग चाहें तो लेह के लिए भी जा सकते हैं। आज का जो हमारा सफ़र था वो रहता है देबरिंग से तांगलंगला होते हुए लेह का, और तांगलंगला में बर्फबारी की आशंका से हम थोड़ा लेट निकलते हैं, मगर शाम होने से पहले पहले हम लोग लेह पहुंच जाते हैं, जहां पर हम स्टे करने से पहले अपनी बाइक्स को धुला लेते हैं। तो लेह हमारे सफ़र का वो पॉइंट रहा जहां पर से मनीष भाई दूसरी जगह, गोपालदा और मैं दूसरी जगह निकल जाते हैं। अगले दिन सुबह सवेरे गोपालदा और मैं लेह से निकलते हैं और खारदुंगला होते हुए नुब्रा वैली में पहुंचते हैं। नुब्रा वैली में डिस्किट मॉनेस्ट्री घूमने के बाद शाम के वक्त हम लोग पहुंचते हैं शोक, जहां पे हमारा स्टे रहता है। इस पूरे रोड ट्रिप में शोक ही एकमात्र ऐसी जगह रही जहां पर हमें होटल ढूंढने में बहुत दिक्कत हुई। आखिरकार शोक में स्टे करने के बाद अगले दिन सुबह धूप की किरणों के साथ हमारा सफ़र शुरू होता है। पहले तो हम पहुंचते हैं पेंगोंग लेक, जहां पे गोपालदा और मैं बेहद मस्ती करते हैं। उसके बाद वहां से आगे का सफ़र शुरू करते हैं और रात होते होते हम लोग पहुँचते हैं हानले, जिसकी दूरी लगभग 224 किलोमीटर की रहती है। हानले, जिसे भारतीय खगोलीय वेधशाला का घर भी कहा जा सकता है, यहाँ पर एक नाइट स्टे करने के बाद अगले दिन सुबह सवेरे हम लोग निकलते हैं उमलिंगला के लिए। हालांकि हानले से उमलिंगला के लिए 2 सड़कें जाती हैं, एक प्रॉपर रोड से और एक ऑफ रोड से, और हम लोग जाते वक्त जाते हैं प्रॉपर रोड से और आते वक्त हम लोग ऑफ रोड से आते हैं, जहां हमें अपने सफ़र का सबसे बड़ा वाटर क्रॉसिंग मिलता है। और दिन का खाना हानले में खाने के बाद जब आगे को बढ़ते हैं तो हम लोग पहुंचते हैं दुनिया के सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड पेट्रोल पंप पे न्यूमा में, और रात को हम पहुंचते हैं सुमदो, जहां पर हम स्टे करते हैं। सुमदो हमारी यात्रा की वो जगह है जहां पर सबसे ज़्यादा ठंडा मुझे महसूस होता है, क्योंकि यहाँ पे ना बहता हुआ पानी भी जो है जमा हुआ देखने को मिलता है। सुबह होते होते हम लोग सुमदो से भी निकल जाते हैं सोमोरिरी के लिए। यहाँ पहुँचने के बाद इत्मीनान से हम लोग फ़ोटोशूट, वीडियोग्राफी करते हैं और वापसी करते हैं पूगा होते हुए देबरिंग। देबरिंग में दिन का खाना खाने के बाद शाम के वक्त समय पर हम लोग पहुँच जाते हैं वापसी सरचू में। लेह से आगे निकल जाने के बाद सरचू ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमारे फ़ोन में यानी कि जियो में वापस से नेटवर्क आ जाते हैं। अगले दिन फिर से हम लोग सुबह सवेरे अपने सफ़र को जारी रखते हुए निकल जाते हैं और पहुंचते हैं कुल्लू में, जैसा कि आप लोग पहले देख चुके हैं। और उसके बाद अगले दिन का सफ़र हमारा रहता है देहरादून तक का। देहरादून पहुंचने के बाद एक इत्मीनान की नींद सोते हैं और अगले दिन लगभग 11 बजे के आसपास हम लोग देहरादून से आगे का सफ़र शुरू करते हैं। रास्ते में धारी देवी माँ के दर्शन करते हुए हम लोग पहुंचते हैं कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में हमारा फिर से स्टे होता है और अगले दिन हम कर्णप्रयाग से सुबह सवेरे निकलते हैं अपने घर के लिए। तो कुल मिलाकर हमारा ये सफ़र 14 सितंबर से शुरू होता है और 28 सितंबर को हम वापसी पहुंचते हैं घर। और अब बात करते हैं इस सफ़र में हुए खर्चे की। तो पर पर्सन के हिसाब से यहाँ हमारा खर्चा होता है लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये का। तो चलिए जी, इसी के साथ इस खूबसूरत सफ़र को यहीं तक रखते हैं। फिर मिलते हैं आपको बहुत जल्द अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
तो चलते चलते थकान भी हो गई थी और मुझे नींद भी आ रही थी, तो हम लोग रास्ते में रुक गए हैं चाय के लिए। और चाय बनते बनते कैरिम चल रहा है हमारा, मेरा और गोपाल दा का। कदी नहीं खानी एक है, एक खाए के लिए है जी, ठीक है।